हेलो फ्रेंड्स, पीवाईक्यू फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि हमने अपने चैनल पीवाईक्यू फोकस पर 2000 प्लस इंग्लिश की सीरीज़ को चलाया हुआ है। आज उसका जो है प्रैक्टिस सेट 20 हम करेंगे, जो हरियाणा ग्रुप डी, सीटी मेंस, एसएससी, एचएसएससी या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 20 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी फर्स्ट कहता है द कमेटी वर यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम इन द रूरल ब्लॉक। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द कमेटी वर यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम इन द रूरल ब्लॉक। इसमें जो है हमें एरर फाइंड आउट करना है। भी दिया गया है ग्रामीण ब्लॉक में एक नया खेल स्टेडियम बनाने के अपने निर्णय में समिति एकमत थी। आपको देखो भी यहाँ पर नजर आया कमेटी वर्ड, है ना, कमेटी वर्ड नजर आया। और जब हमने नाउन चैप्टर किया था भी उसमें बहुत अच्छे से ये वाला कंसेप्ट बताया गया था कि हमारा कमेटी क्या होता है भी कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन होते हैं। जितने भी हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, जैसे कि कमेटी, जूरी, काउंसिल, बोर्ड, ऑडियंस, है ना, टीम, ये क्या होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। और जब इनका यूज भी सिंगल यूनिट में किया जाता है, ठीक है, सिंगल यूनिट जब इनको माना जाता है, जैसे कि यहाँ पर वर्ड गिवन है भाई यूनैनिमस। यूनैनिमस का मीनिंग ही यही होता है भाई एक मत, है ना, एक मत। एक देखो इसके साथ में गिवन है इट्स डिसीजन, है ना, इट्स डिसीजन। इट्स डिसीजन क्या होता है भाई सिंगुलर प्रोनाउन होता है। इट्स क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है। तो जब भी भाई कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर यूनिट माना जाता है, सिंगल यूनिट यानी एक इकाई माना जाता है, तब उस केस में क्या होगा भाई हेल्पिंग वर्ब जो होगी ना वो सिंगुलर यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी फ्रेंड्स, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। लेकिन अगर वही इसके अपोजिट कलेक्टिव नाउन गिवन है, ठीक है, और उनके डिसीजन अलग अलग हैं, यहाँ पर जैसे इट्स की जगह पर देयर लिखा होता है ना फ्रेंड्स, देयर, तब प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तब उस केस में क्या होता, उनके जो मत थे वो अगर डिवाइडेड हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग विचार की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन गिवन है, उस केस में क्या होगा भी वो प्लूरल होगा। लेकिन अगर जब उसको सिंगुलर माना जाए, इट्स जो कि है सिंगुलर प्रोनाउन है, यूनैनिमस का मीनिंग ही यही होता है एक मत, ठीक है, उनके विचार जो कि हैं क्या है एक हैं, सर्वसम्मति के रूप में प्रयोग होता है। तो इनके साथ क्या होगा भी सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे। यहाँ देखो भी क्या गिवन है, वर गिवन है। वर क्या हो गया, गलत हो गया, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगी फ्रेंड्स, वाज आएगी। तो एरर कहाँ पर अभी ऑप्शन नंबर ए में एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अभी मोर देन वन कैंडिडेट हैव क्लियर्ड द फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द स्टेट पुलिस बोर्ड। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दिया गया है मोर देन वन कैंडिडेट हैव क्लियर्ड द फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द स्टेट पुलिस बोर्ड। राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा आयोजित शारीरिक सहन शक्ति परीक्षा में एक से अधिक उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है। बताइए मैं इस क्वेश्चन में जो कि है कहाँ पर एरर दिया गया है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 2 रूल बताऊंगी, ठीक है, इन रूल्स को याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट रूल ये होता है भाई आपको क्या है सेंटेंस में क्या मिलेगा, मोर देन वन, है ना, मोर देन वन मिलेगा भाई। और उसके साथ में आपको क्या मिलेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलेगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन मिलेगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन मिलेगा। तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब का ही हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो भी मोर देन वन दिया गया है, कैंडिडेट हमारा सिंगुलर नाउन है। यहाँ देखो भी हैव दिया गया है जो कि गलत हो गया। क्या आएगा फ्रेंड्स, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो कहाँ पर एरर है भाई, ऑप्शन नंबर बी में एरर दिया गया है, हैव की जगह क्या आएगा भी हैज आएगा। क्योंकि ग्रामर रूल क्या कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में मोर देन वन गिवन है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन ही आएगा, वो सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। एक रूल और होता है भाई कि क्या होता है, अगर आपको सेंटेंस में मिला मोर, ठीक है, मोर मिलेगा, प्लस में आपको क्या गिवन होगा, प्लूरल, प्लूरल नाउन गिवन होगा, उसके ठीक बाद आपको मिलेगा देन वन, देन वन, ठीक है। उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। उस केस में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 2 रूल हैं भी, ठीक है, दोनों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना कि अगर आपको सेंटेंस में देखो मोर देन वन इकट्ठा मिल गया तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, पहले मोर मिला, मोर के बाद आपको प्लूरल नाउन मिला, प्लूरल नाउन के बाद आपको देन वन वर्ड मिलेगा, तो वहां पर क्या होगा भी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आई होप दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बताओ भी कहाँ पर एरर है। देखो भी लैंग्वेज जो है ना कितनी टफ है ना, कई स्टूडेंट तो ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर ही डर जाएंगे कि पता नहीं क्या पूछ लिया होगा इसमें। ऐसा नहीं है भाई, जिस भी स्टूडेंट के रूल्स क्लियर होंगे ना भाई, जिनको सारे के सारे रूल्स अच्छे से पता होंगे, वो भाई 1 सेकंड में पढ़ते पढ़ते ही उसको पता चल जाएगा कि कहाँ पर एरर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बताएं भी कहाँ पर एरर है।
क्वेश्चन कहता है भाई सीनियर सिटीजन्स हु डू नॉट टेक डेली मेडिसिन रेगुलरली कैन सफ़र फ्रॉम डाइवर्स हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। बताओ भी क्या होगा, कहाँ पर एरर दिया गया है। कह रहा है सीनियर सिटीजन्स हु डू नॉट टेक डेली मेडिसिन रेगुलरली कैन सफ़र फ्रॉम डाइवर्स हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं भी क्या होगा। वरिष्ठ नागरिक जो नियमित रूप से दैनिक दवा नहीं लेते हैं वे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से पीड़ित हो सकते हैं। देखो भाई सीनियर सिटीजन्स हु डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट लिया गया है। यहाँ देखो भाई सफ़र के साथ में फ्रॉम प्रेपो का ही यूज़ होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेंस में एरर कहाँ पर है, देखो भाई डेली का मीनिंग क्या होता है, हर रोज़ यानी दैनिक, ठीक है, दैनिक। और रेगुलरली का भी मीनिंग क्या होता है भाई, नियमित रूप से। तो देखो भाई दोनों का जो मीनिंग है ना वो सेम है, ठीक है। नियमित रूप से मतलब हर रोज़ नियमित रूप से मेडिसिन की बात हो रही है। और यहाँ देखो भी डेली का भी मीनिंग होता है हर रोज दैनिक में, है ना। तो ये देखो भी इन दोनों के मीनिंग सेम है। अब इसमें से ना या तो डेली वर्ड को हटा दो या फिर आप रेगुलरली वर्ड को हटा दो, दोनों में से एक वर्ड आपको हटाना होगा। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों का सेम मीनिंग है भी, इसलिए यहाँ पर एरर है। तो एरर कहाँ हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। या तो आप डेली को हटा दो या जो कि है आप रेगुलरली को हटा दो, ठीक है। दोनों में से एक का यूज करो भी, ठीक है, दोनों में से एक का यूज करना होगा क्योंकि दोनों के मीनिंग क्या है, सेम है। आई होप सबको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 4, बताएं कहाँ पर एरर है। द यंग ट्रेनी वॉक्ड ब्रिस्कली इनटू द सेमिनार हॉल डिस्पाइट ऑफ द टोरेंशियल रेन आउटसाइड। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया है द यंग ट्रेनी वॉक्ड ब्रिस्कली इनटू द सेमिनार हॉल डिस्पाइट ऑफ द टोरेंशियल रेन आउटसाइड। बाहर मूसलाधार बारिश के बावजूद युवा प्रशिक्षु तेजी से सेमिनार हॉल में चला गया। देखो भाई आपको ना नजर आया डिस्पाइट ऑफ, जब हमने प्रीपोजिशन पढ़ी थी ना उसमें बहुत अच्छे से बताया गया था डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है। और एग्जामिनर क्या करेगा भाई, आपको ऑफ लगाकर ही देगा। तो यहाँ पर क्या कर देना भी, आपने एरर फाइंड आउट कर देना है। इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट ऑफ कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ कोई वर्ड नहीं होता है। तो एरर कहाँ पर है अभी, डिस्पाइट ऑफ में है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो भाई कितनी बड़ी लैंग्वेज है। अब किसी स्टूडेंट को ना ये रूल नहीं पता होगा ना, वो भाई इसको है ना करने में है ना कम से कम 5 से 7 मिनट निकाल देगा और उससे सोल्व होगा भी नहीं। इसकी हिंदी बनाने बैठ जाएगा, है ना, ढूंढना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं होगा। जिस बच्चे को रूल्स सारे क्लियर होंगे ना वो आराम से जो है एरर फाइंड आउट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल का क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा। डैश ओनेस्ट पब्लिक सर्वेंट इज यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड बाय एवरी सिटीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या है, एक ईमानदार लोक सेवक का जिले के प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वभौमिक रूप से सम्मान किया जाता है। तो भाई देखो यहाँ पर कोई स्पेशल बात नहीं हो रही है, स्पेशल बात नहीं, कुछ स्पेसिफिक कुछ गिवन नहीं है स्पेसिफिक, तो यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। अब ए और एन में से कुछ आएगा वो चेक करते हैं। अपने फिल इन द ब्लैंक्स के ठीक बाद वाला वर्ड हमने उठाना है, इसको बोलकर देखो। इसको बोला जाता है भी ओनेस्ट। क्या बोला जाता है भी, ओनेस्ट बोला जाता है। अब कई बच्चे इसको क्या बोलेंगे भी, होनेस्ट बोलेंगे, है ना, होनेस्ट बोलेंगे, जो कि गलत हो जाएगा भी। इसको ओनेस्ट बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, ओनेस्ट। तो इसका फर्स्ट लेटर उठाना है भी, फर्स्ट लेटर क्या है, ए है। और ये क्या होता है भी, हमारा वोवल्स होता है, यानी कि स्वर होते हैं। जब भी स्वर की साउंड आए किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। और इसकी अपोजिट अगर व्यंजन की साउंड आए तब किसका यूज होता है भी, ए का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, बी, एन आएगा भी, एन, ठीक है। जब हम अपना आर्टिकल चैप्टर करेंगे ना भी उसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको कुछ याद कराए जाएंगे जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे के सारे रूल्स टाइप्स सब कुछ कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है, देखो भाई, द चीफ गेस्ट स्पोक विद डैश ग्रेट एंथुजियम अबाउट मॉडर्न डिजिटल लिटरेसी इन हरियाणा स्कूल्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भी बताएं। द चीफ गेस्ट स्पोक विद डैश ग्रेट एंथुजियम अबाउट मॉडर्न डिजिटल लिटरेसी इन हरियाणा स्कूल्स। मुख्य अतिथि के हरियाणा के स्कूलों में आधुनिक डिजिटल साक्षरता के बारे में बड़े उत्साह के साथ बात की गई है। देखो भाई यहाँ पर जो है ना आपको क्या गिवन है, ग्रेट एंथुजियम। ग्रेट एंथुजियम का मीनिंग क्या होता है भाई, एंथुजियम का मीनिंग होता है उत्साह। क्या होता है फ्रेंड्स, उत्साह होता है। और उत्साह हमारा क्या होता है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
क्या है फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी किया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, नो आर्टिकल आएगा भी, ये रूल याद रखना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे कौन से होते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जिसको हम देख या छू नहीं सकते। उत्साह को क्या हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो जिनको फील किया जाए उनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टेंस का क्वेश्चन है, अभी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गिवन है, लुक एट दोज डेंस ब्लैक क्लाउड्स गैदरिंग ओवर द हाईवे, इट डैश रेन हैविली विद इन एन आवर। बताएं भी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। लुक एट दोज डेंस ब्लैक क्लाउड्स गैदरिंग ओवर द हाईवे, इट डैश रेन हैविली विद इन एन आवर। देखो भाई यहाँ पर ये आवर वर्ड है ना, इस पे जो है नोट करना, इसको ना कई स्टूडेंट क्या बोलेंगे, हावर, जो कि गलत हो जाएगा, इसको बोलते हैं आवर, ठीक है, आवर बोलते हैं। देखो ए जो है हमारी क्या हो गई, स्वर हो गई, स्वर है तो क्या आएगा, एन आएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भी, टेंस का क्वेश्चन है ये, इसका क्या होगा। हाईवे के ऊपर उमड़ते उन घने काले बादलों को देखो, 1 घंटे के भीतर भारी बारिश होने वाली है। इस क्वेश्चन की हिंदी क्या होगी, हाईवे के ऊपर उमड़ते उन घने काले बादलों को देखो, 1 घंटे के भीतर भारी बारिश होने वाली है। देखो भाई एक रूल होता है, इसको याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, फ्यूचर विद प्रेजेंट एविडेंस की बात हो रही हो, फ्यूचर विद प्रेजेंट एविडेंस, ठीक है, प्रेजेंट एविडेंस की बात हो रही हो, उस केस में क्या होता है भी, उस केस में हम यूज करते हैं इज एम आर प्लस गोइंग +2 + V1 +2 + V1, ठीक है भाई, ये सबको याद रखना है भाई। क्या यूज करेंगे भाई, हम ये यूज करेंगे, मतलब क्या होता है कि जब वर्तमान में कोई स्पष्ट प्रमाण या संकेत यानी प्रेजेंट एविडेंस मौजूद हो कि निकट भविष्य में कोई घटना निश्चित रूप से घटने वाली है। जैसे कि सेंटेंस में कहा गया है, हाईवे के ऊपर उमड़ते उन घने काले बादलों को देखो, 1 घंटे, मतलब अभी प्रेजेंट में क्या है, अभी काले बादल छाए हुए हैं और ये कहा गया है कि 1 घंटे के भीतर भारी बारिश होने वाली है, हो या ना हो ये पता नहीं, यानी फ्यूचर की बात हो रही है कि 1 घंटे के बाद होगी, और प्रेजेंट में हमें क्या मिला भी, एविडेंस मिल गया, काले बादल, ठीक है। उस केस में क्या यूज होगा भी, इज एम आर गोइंग टू V1 का यूज होगा भी, 2 + V1 का हम यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भी, इज गोइंग टू, ठीक है। इट के साथ क्या आता है भी, इज आता है, गोइंग टू, रेन क्या है इधर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी, ठीक है। जो ये वाला रूल है सभी फ्रेंड जो है अच्छे से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 8, बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गिवन है, एवर सिंस राहुल जॉइंड द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही डैश सिंसियर डिवोशन टू पब्लिक ड्यूटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं भी क्या होगा। एवर सिंस राहुल जॉइंड द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही डैश सिंसियर डिवोशन टू पब्लिक ड्यूटी। जब से राहुल राज्य परिवहन विभाग में शामिल हुए हैं तब से उन्होंने सार्वजनिक कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा दिखाई है। देखो भाई ग्रामर रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए कि सिंस या फिर एक होता है भी एवर सिंस, ठीक है भाई, एवर सिंस। अगर इसका यूज हो ना भी तो स्ट्रक्चर क्या होगा, जो मेन क्लोज होगी ना, जो मेन क्लोज होती है उसके अंदर क्या आएगा भाई, उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ठीक है। और जो एवर सिंस वाली जो क्लोज है, एवर सिंस वाली क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। देखो भाई जॉइंड यहाँ पर यूज किया गया है, एवर सिंस वाली क्लोज में किसका यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और जो कोमे के बाद होती है, ठीक है, ये होती है हमारी मेन क्लोज। मेन क्लोज में किसका यूज करेंगे भाई हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। ही सिंगुलर है, क्या आएगा, हैज आएगा, हैज शोन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। ये वाला रूल जो है सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर आपको सेंटेंस में ना सिंस या एवर सिंस मिल गया, उसके साथ टाइम गिवन नहीं है, सिंस का एक तो होता है सिंस फॉर वाला रूल अलग होता है जिसके साथ टाइम गिवन हो, अगर टाइम गिवन नहीं है, एवर सिंस और सिंस का यूज है, तो एवर सिंस या सिंस वाली क्लोज में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल, और जो मेन क्लोज है वहां पर क्या आएगा भी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है अभी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वॉइस का क्वेश्चन है अभी। जिस भी स्टूडेंट ने वॉइस चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है वो अपना वॉइस चैप्टर कंप्लीट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप कर सकते हैं। दिया गया है, हु ऑर्गेनाइज्ड द इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप इन कुरुक्षेत्र।
बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हु ऑर्गेनाइज्ड द इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप इन कुरुक्षेत्र। देखो भाई हु गिवन है, हु किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम में चेंज हो जाएगा, बाय हुम में चेंज हो जाएगा। बाय हुम के बाद हमें अपना क्या लेना है भाई, बाय हुम के बाद हमें लेनी है अपनी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमें अपना लेना भी सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से चेंज होगा भाई ये, है ना, इस तरीके से चेंज होगा। इसको चेंज करो भी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करो। यहाँ देखो भाई गिवन है, इधर देखो भी गिवन है वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी भाई, हमने रूल्स पढ़े थे बहुत अच्छे से, वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। हु चेंज हो जाएगा अभी बाय हुम में। देखो बाय हुम, बाय हुम, यहाँ हुम है गलत हो गया, यहाँ हु है गलत हो गया। ए और बी में से चेक करो भैया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, वाज आएगी। यहाँ देखो भी सीधा हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो लिख दिया, ये गलत हो गया भाई, बी भी गलत हो गया। उसके बाद हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, बाय हुम वाज द इंटर, ये रहा भी देखो, द इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप, द इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप। उसके बाद क्या लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड इन कुरुक्षेत्र, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सब स्टूडेंट को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 10। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गिवन है द सैनिटेशन वर्कर्स हैड क्लीन्ड द एंटायर ड्रेनेज सिस्टम बिफोर सनराइज। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गिवन है द सैनिटेशन वर्कर्स हैड क्लीन्ड द एंटायर ड्रेनेज सिस्टम बिफोर सनराइज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सफाई कर्मचारियों ने सूर्योदय से पहले पूरे जल निकासी तंत्र को साफ कर दिया था। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या चाहिए भी, अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चाहिए भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। यहाँ देखो भी सबसे पहले हमने देखा अपना टेंस, यहाँ गिवन है हैड क्लीन्ड, हैड क्लीन्ड गिवन है भी, हैड क्लीन्ड किस में चेंज हो जाएगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, वो चेंज किस में हो जाएगी भी, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब करो भाई, यहाँ देखो भी द एंटायर ड्रेनेज सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमने उठाया, हैड बीन चाहिए भी अब हमें। यहाँ देखो वाज क्लीन्ड है, गलत हो गया, हैड बीन क्लीन्ड ये ठीक हो सकता है, हैज़ बीन क्लीन्ड है, गलत हो गया, वाज बीन क्लीन्ड है, ये भी गलत हो गया। इसका बच गया भाई ऑप्शन नंबर बी, यही करेक्ट होगा, हैड बीन क्लीन्ड बाय द सैनिटेशन वर्कर्स बिफोर सनराइज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन टैग का है, बनाई क्या होगा। गिवन है नो बॉडी इन द एग्जामिनेशन होल अटेम्प्ट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं भी क्या होगा। देखो भी सबसे पहले ना आपको नजर आ गया नो बॉडी, नो बॉडी को देखते ही आपको पता चल गया सेंटेंस नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव चाहिए भी। ऑप्शन में से ना नेगेटिव वाले डिलीट कर दो, डिड नॉट दे, डिड नॉट ही, ये तो हमारे गलत हो गया, इन दोनों में से एक राइट होगा। यहाँ देखो भी आपको जो है ना कोई भी हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब गिवन ना हो उस केस में हम क्या करते हैं भी, डू डज या डिड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा भी अपना टेंस चेक करना है, टेंस गिवन है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट है, और पास्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे भी, डिड का यूज करेंगे। डिड तो हमें मिल गया, वर्ब तो हमें मिल गई। अब देखो भी ग्रामर रूल क्या कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में ना कोई सब्जेक्ट गिवन ना हो, नो बड़ी, ठीक है, नो बड़ी, समबड़ी, समबड़ी, ठीक है, एवरीबडी, अगर ये मिल जाते हैं तो इनका प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा भी, दे में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, दे में चेंज हो जाएगा। तो डिड दे, डिड दे जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बनाए भी इसका। गिवन है आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्टेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम डैश। बताओ भाई यहाँ पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं राज्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के योग्य हूँ। देखो भाई यहाँ पर है ना कोई नो, नो बड़ी, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल का यूज नहीं हुआ है, तो ये हमारा नेगेटिव जो कि है नहीं है। ये सेंटेंस हमारा क्या गिवन है भी, पॉजिटिव गिवन है। अब हमें क्वेश्चन टैग क्या चाहिए भी, नेगेटिव में चाहिए। और यहाँ गिवन है भी आई एम, आई एम किस में चेंज हो जाएगा भी, हमेशा आर नोट में चेंज हो जाता है, आर नोट आई, आर नोट आई में चेंज हो जाता है भी। एम नोट आई इसका कभी नहीं बनेगा, ठीक है, आई एम नोट आई कभी नहीं होता भी, ग्रामर रूल मना करता है, आर नोट आई बनेगा हमेशा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ लेना। आई एम, एम नोट आई कभी नहीं बनेगा, आर नोट आई बनेगा। एम का जो है क्या बनाएगा भी, आर क्वेश्चन टैग बनेगा। आई होप सबको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है भी PQRS का क्वेश्चन है, करो भी इसको रीअरेंज करना है, कैसे करोगे। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट ढूंढो भी। सब्जेक्ट देखो भी साफ नजर आ रहा है, मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिकमेंड। देखो भाई क्यू आएगा सबसे पहले, और रिकमेंड हमारी क्या है भी, वर्ब है, तो हमें वर्ब वाला भी क्यू के अंदर ही मिल गया। तो अब हमें क्या चाहिए भी,
सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब वाला चाहिए होता है, वर्ब रिकमेंड इसमें गिवन है, तो अब हमें अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होगा अभी, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, पी आएगा भी उसके बाद। अपने ऑप्शन चेक करो भी, क्यू पी ओके, एस आर गलत हो गया, पी एस गलत हो गया, क्यू से तो शुरू होगा लेकिन उसके बाद पी आएगा भी, यहाँ पर आर गिवन है तो ये भी गलत हो गया, बच गया ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद क्या आएगा भी, एस आएगा, एस टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड सस्टेनेबली, ठीक है। ऐसे क्यों आया भी, ये पर्पज इनफाइनाइटिव है, ठीक है, फसल की पैदावार को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए, ठीक है। पर्पज उद्देश्य क्या है, उद्देश्य गिवन है तो ऐसा आएगा। उसके बाद क्या आएगा भी, लास्ट में बच गया आर, इन एरिड रीजन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। उद्देश्य क्या है भी इसका, उद्देश्य क्या है, ऐसे हमारा जो होगा उद्देश्य होगा, पर्पस के लिए यूज हुआ है, टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड सस्टेनेबली, ठीक है। कहाँ, प्लेस प्रेज क्या है, प्लेस प्रेज गिवन है भी हमारी क्या है, आर, ठीक है। आर क्या होगी, प्लेस प्रेज है इन एरिड रीजन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, राज्य के शुष्क क्षेत्रों में, तो क्या आएगा भी, आर आएगा, ठीक है। तो इसका जो है राइट क्या बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा भी, पूरा बनेगा क्यों आएगा, मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिकमेंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड सस्टेनेबली इन एरिड रीजन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। आधुनिक कृषि वैज्ञानिक राज्य के शुष्क क्षेत्रों में स्थायी रूप से फसल की पैदावार में सुधार के लिए जल संरक्षण तकनीकों की सिफारिश करते हैं। तो लास्ट में ना भाई अपना जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, लास्ट में ये देखो कि क्या पर्पज है, किसके लिए, किस चीज़ के लिए जो कि है बातें हो रही हैं, उद्देश्य क्या है वो लास्ट में ऐड करना, ठीक है। उसको आपने लास्ट में ऐड करना है। सबसे पहले ना आप अपना सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ लोगे ना भाई, अगर दो आपको मिलेगी तो आप ऑप्शन से ही एनिमेट करके अपना आंसर निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सैनोनियम बताना है भी। सैनोनियम क्या होते हैं भी, हमारी समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। सैनोनियम बताएं भी, एमिएबल का क्या होगा, एमिएबल का क्या होगा भी, एमिएबल का मीनिंग क्या होता है भी, मिलनसार, क्या होता है फ्रेंड्स, मिलनसार। अब इसका बताएं भी क्या होगा, देखो होस्टाइल का मीनिंग होता है शत्रुतापूर्ण, क्या होता है फ्रेंड्स, शत्रुतापूर्ण। फ्रेंडली का क्या होता है भी, मित्रवत, क्या होता है मित्रवत। अलूफ का क्या होता है भी, अलग थलग रहने वाला, क्या होता है फ्रेंड्स, अलग थलग रहने वाला, अलग थलग रहने वाला, ठीक है। एरोगेंट का क्या होता है भी, घमंडी, घमंडी और अभिमानी, घमंडी और अभिमानी। तो इसका क्या हो जाएगा भी, साफ नजर आ रहा है, मिलनसार, मित्रवत, ठीक है, फ्रेंडली। इसका आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एमिएबल का क्या हो जाएगा, सैनोनियम फ्रेंडली। और भाई हमने जो कि अपनी वोकेबलरी वाली क्लास जो है स्टार्ट कर दी है, उसमें सबसे पहले जो है ना भाई हम अपने 200 प्लस, ठीक है, 200 प्लस प्रीवियस ईयर करेंगे भाई, 200 प्लस प्रीवियस ईयर सैनोनियम करेंगे, उसके बाद एंटोनियम होंगे, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद जो होंगे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, फिर उसके बाद हम अपना मिक्स प्रैक्टिस सेट चलाएंगे भी वो कैब का स्पेशली, ठीक है। वैसे तो देखो फ्रेंड्स वो कैब में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत ज़्यादा, और इतना सब कुछ आप एकदम से जो कि है कवर कर भी नहीं पाओगे फॉर हरियाणा ग्रुप डी एंड सीटी मीन्स। तो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना भाई, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, घूम फिर करके वही आते हैं, ठीक है, चाहे वो एसएससी के ले लो या आप एचएसएससी के ले लो। देखो भाई इंग्लिश में रूल्स तो सबके सेम ही होते हैं, तो हमने अपने प्रीवियस ईयर जो है वो कैब को उठाया है, हम सारी की सारी अपनी प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करेंगे भी, ठीक है। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है, जिसके पास जो है बहुत टाइम है भाई, टाइम को मैनेज कर रहा है, तो भी वो अपनी किसी बुक से एक्स्ट्रा भी पढ़ सकता है, लेकिन आपको हमारे चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने भी वो कैब की क्लास नहीं देखी है, वो अपनी वो कैब भी साथ के साथ कंप्लीट करता हुआ चले, उसको भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एंटोनियम बताना है अभी। बताएं भी, एंटोनियम बताना है ट्रैंक्विल का। ट्रैंक्विल का एंटोनियम क्या होगा, ट्रैंक्विल का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है शांत या स्थिर, ठीक है, शांत स्थिर। बताएं भी, देखो ये तो क्या हो जाएगा, इसका सैनोनियम हो जाएगा पीसफुल। तो पीसफुल का मीनिंग क्या होता है, शांतिपूर्ण। हमें तो एंटोनियम बताना है, इसका उल्टा बताना है, ठीक है। सरीन का मीनिंग भी यही होता है भी, शांति, ठीक है। और एजिटेटेड का मतलब क्या होता है भी, अशांत। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है, अशांत होता है, उत्तेजित होता है, उत्तेजित होता है, व्याकुल, ठीक है, व्याकुल। यही तो हमें चाहिए था, शांत अशांत। एजिटेटेड जो होगा भी इसका एंटोनियम हो जाएगा। काम का मीनिंग भी क्या होता है भी, शांत होता है, तो ये तो बाकी सारे इसके सैनोनियम होगी ट्रैंक्विल का, ठीक है। एंटोनियम क्या हो जाएगा, एजिटेटेड। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 16। बताएं फ्रेंड्स इसका क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना भी दिया गया है। ए सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज एंड डिफिकल्टीज।
बताएं भी ए सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज एंड डिफिकल्टीज, सभी प्रकार की बीमारियों और कठिनाइयों का समाधान या रामबाण इलाज क्या कहलाता है। बताएं भी, देखो हरियाणा क्लर्क के पेपर में पूछा गया है, क्या होगा, सभी प्रकार की बीमारियों और कठिनाइयों, ठीक है, और कठिनाइयों का समाधान, ठीक है, का समाधान या रामबाण इलाज उसे क्या कहेंगे भी, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे भी, पैंसिया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। पैंसिया का मीनिंग ही क्या होता है भी, इसका मीनिंग ये होता है रामबाण औषधि, ठीक है, रामबाण औषधि या सर्वव्याधि नाशक, ठीक है भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भी, पैंसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पैंसिया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट है, देखो भाई नेक्स्ट नहीं, पहले जो बाकी जो है उनके भी मीनिंग जान लेते हैं साथ के साथ। एंटीटोड का मीनिंग क्या होता है भी, विषहर औषधि, यानी जहर का असर खत्म करने वाली दवा, ठीक है, इसको बोलते हैं भी विषहर औषधि, ठीक है, जहर का असर खत्म करने वाली दवा के लिए हम किसका यूज करेंगे, एंटीडोट का यूज करेंगे। पैंसिया मैंने आपको बता दिया है। प्लेसिबो क्या होता है भी, रोगी के संतोष के लिए दी जाने वाली हानि रहित दवा, ठीक है, रोगी के संतोष के लिए दी जाने वाली हानि रहित दवा, ठीक है भाई, हानि रहित दवा। एंटीबायोटिक क्या होती है भी, सभी को पता होगा, प्रतिजैविक जीवाणुरोधी दवा, ठीक है, जीवाणुरोधी दवा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, पैंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 17, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है अभी, बताएं क्या होगा करेक्ट। दिया गया अभी, एन ऑफिशियल एग्रीमेंट और ट्रीटी कंक्लूडेड बिटवीन 2 और मोर सवरीजन नेशंस, बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भी ग्रुप डी में पूछा गया है, एन ऑफिशियल एग्रीमेंट और ट्रीटी कंक्लूडेड बिटवीन 2 और मोर सोवरीजन नेशंस, 2 या 2 से अधिक संप्रभु देशों के बीच संपन्न एक आधिकारिक समझौता या संधि को क्या कहते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, याद करेंगे भाई, संप्रभु देशों के बीच समझौता या संधि को क्या कहते हैं, उस संधि को क्या कहते हैं, बताएं भाई क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, पैक्ट का मीनिंग क्या होता है भी, संधि, ठीक है, क्या होता है, संधि, औपचारिक समझौता, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो भाई, अनार्की का मीनिंग क्या होता है भी, अराजकता, कानूनहीनता की स्थिति, ठीक है। मोनार्की का मतलब होता है फ्रेंड्स राजतंत्र, क्या होता है, राजतंत्र, यानी राजा रानी का शासन हो तो उसको क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। कूप का मीनिंग क्या होता है भी, तख्ता पलट, कूप क्या होता है, तख्ता पलट, ठीक है। अचानक सेना या समूह द्वारा सरकार को गैर कानूनी रूप से हटाना, इसके लिए क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, कूप, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ईडियम बताना है भी। ईडियम बताओ भी, वंस इन ए ब्लू मून का जो कि है आपको ईडियम बताना है क्या होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कभी कभार ईद का चांद होना या बहुत दुर्लभ घटना, ठीक है, कभी कभार या होता है भी ईद का चांद होना, ठीक है, ईद का चांद होना या होता है बहुत दुर्लभ घटना, ठीक है। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, एन ओकरेंस दैट हैपन्स वेरी रेयरली। देखो भाई, वंस इन ए ब्लू मून एक बेहद लोकप्रिय मुहावरा है जिसका उपयोग ऐसी घटनाओं के लिए किया जाता है जो बहुत कम या दुर्लभ अवसरों पर घटित होती है, ठीक है, जो बहुत कम या कभी कभार होती है, बहुत कम मतलब दुर्लभ अवसरों पर जो कि घटना घटती है, तो उसके लिए क्या यूज होगा भी, एन ओकरेंस दैट हैपन्स वेरी रेयरली। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन दी गिवन है। देखो भाई, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। कल जो है ना भाई, वेडनेसडे को हमारी कंप्लीट जो कि हम अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपका कंप्लीट नरेशन चैप्टर कराया जाएगा। इसके अंदर हम अपने सारी टाइप्स, रूल्स सब कुछ कवर करेंगे। और भी हमने जो है ना कुछ नए क्वेश्चन को भी ऐड किया है जो आजकल ट्रेंड में बने हुए हैं, जिनसे बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो भी वो वाले क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट को करना है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, कि उसी टाइप के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जा रहे हैं,
ठीक है। तो भाई कल जो कि है आपका कंप्लीट नरेशन चैप्टर करा दिया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट जो है इस क्लास को मिस नहीं करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी सीईटी मेंस में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये चैप्टर अगर कोई भी स्टूडेंट कर लेता है कंप्लीट, जितने भी क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन, सारी रूल्स, अपनी सारी टाइप्स कवर कर लेगा, तो भाई उसके ये 2 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हूँ। ठीक है, ओनली हरियाणा ग्रुप डी सीईटी मेंस नहीं, HSSC, SSC या एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और इस तरीके से आपको नरेशन चैप्टर कराया गया है कि भाई आप जो है ना लाइफ टाइम नरेशन को नहीं भूलोगे। तो भाई कल जो कि है अपना नरेशन चैप्टर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है, दिया गया है द टूरिस्ट सेड वेयर इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द हिस्ट्रिक फोर्ट। बताओ भी इसको कैसे चेंज करोगे। देखो भाई सबसे पहले जो है ना हमें नजर आया WH फैमिली वाला वर्ड वेयर, है ना। तो जब भी आपको डायरेक्ट में ना भाई वेयर गिवन हो, WH फैमिली वाला वर्ड गिवन हो, उस केस में क्या होता है भाई, उस केस में होता है कि इन्वर्टेड कोमास को हटा करके ना हम किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। हम किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे, जो WH फैमिली वाला वर्ड गिवन है ना उसी को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमास हटा करके हम कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। अब देखो भी इस क्वेश्चन में जो है पूछा क्या जा रहा है, इसमें कहा गया है द टूरिस्ट सेड, पर्यटक ने कहा, वेयर इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द हिस्टोरिक फोर्ट, ऐतिहासिक किले का मुख्य प्रवेश द्वार कहाँ है। तो यहाँ पर टूरिस्ट क्या कर रहा है अभी, टूरिस्ट उसे कोई क्वेश्चन ही पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तब, क्वेश्चन की बात जब होगी ना, जब कोई यस नो में कोई आंसर गिवन हो, है ना, तब तो सोच लेना भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब हम सेड टू को हटा करके किसका यूज करेंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो इंक्वायरी ले रहा है ना, क्या कर रहा है अभी, इंक्वायरी ले रहा है, उससे पूछताछ कर रहा है, पूछ रहा है कि ये जो ऐतिहासिक किले का मुख्य प्रवेश द्वार कहाँ पर है। तो अब हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, ये बता दो। हम अपना सेड की जगह पर एनक्वायर्ड वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ देखो भी आस्क्ड यूज है, गलत हो गया। यहाँ इनक्वायर्ड है, ओके, यहाँ पर भी इनक्वायर्ड है, ओके, यहाँ आस्क्ड है, ये भी गलत हो गया। तो बी और सी में से हमें अपना चेक करना है। देखो भी द टूरिस्ट एनक्वायर्ड, उसके बाद वेयर, हमने अभी बताया WH फैमिली वाला होगा तो कोई कंजक्शन नहीं आएगी, दैट, इफ, वेदर इनका यूज नहीं होगा, तो यहाँ नहीं आया है भी, ठीक है। और यहाँ देखो भी दैट गिवन है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, बच गया ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा करेक्ट होगा, वेयर द मेन। अच्छा अब देखो भाई आपको डायरेक्ट में ना WH फैमिली के ठीक बाद आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन होगी, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट में हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट में हमने WH फैमिली के बाद हमने अपना सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे भी, इनडायरेक्ट में ये ऐसे करना है। ठीक है, तो देखो भाई वेयर लिया, उसके बाद जो कि हमने अपना सब्जेक्ट लिया द मेन एंट्रेंस, द मेन एंट्रेंस ऑफ द हिस्टोरिक फोर्ट, उसके बाद वर्ब आएगी भी, इज किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट है तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, वाज में चेंज हो जाएगा भी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी, सारे टाइप के क्वेश्चन जो है ना कल आप अपने बिल्कुल क्लियर कर लेना। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 20, देखो भी इसको करो। गिवन है फादर सेड टू मी मे यू अचीव रिमार्केबल सक्सेस इन योर न्यू फर्नीचर। बताएं भी क्या होगा। दिया गया है फादर सेड टू मी मे यू अचीव रिमार्केबल सक्सेस इन योर न्यू वेनिचर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भी पिताजी ने मुझसे कहा ईश्वर करे कि तुम अपने नए उद्यम में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करो। देखो भी यहाँ पर गिवन है मे वर्ड, और मे वर्ड है ना मोस्टली जो है ना प्रेयर या किसी विश के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है अभी, फादर जी कह रहे हैं ईश्वर करे तुम अपने नए उद्यम में सफलता प्राप्त करो। तो यहाँ पर फादर जी क्या कर रहे हैं अभी, प्रेयर कर रही हैं, विश कर रही हैं, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, या तो प्रेयर में कर लो या विश्ड में कर लो, दोनों में से दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, कोई भी एक का आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखो भी प्रेड गिवन है, ओके, यहाँ विश्ड गिवन है, ये भी लेंगे। यहाँ टोल्ड है, ये गलत हो गया, ऑर्डर नहीं दे रहे भी, ये भी गलत हो गया। तो इन दोनों में से चेक करो भी। देखो भी गिवन है फादर प्रेड दैट, ओके, फादर विश्ड मी दैट, ठीक है, विश्ड मी दैट, ओके। आगे देखो भी यहाँ है ना मे गिवन है, मे हमारी क्या है अभी, मोडाल वर्ब है। क्या है फ्रेंड्स, मोडाल वर्ब है। तो वर्ब से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हमने क्या करना है अभी, इनडायरेक्ट में हमने अपना पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वर्ब लेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यू है। यू हमारा क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। तो भाई ये जो है ना कई स्टूडेंट को जो है ना नरेशन में जो यही प्रॉब्लम आती है कि उनको जो है ना ये फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो चेंज करने होते हैं ये चेंज नहीं करने आते। तो भाई कल जो है ना बहुत अच्छे से उसमें करवाया गया है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट की ये कमी है उसको दूर कर लेना। देखो भाई यू जो होता है ना हमारा सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन चेंज ऑलवेज रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या भी, मी है, और मी का क्या जो है, मी किस में चेंज हो जाएगा भी, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मी किसका सब्जेक्ट होता है, आई का होता है ना, तो आई आएगा भी।
तो यहाँ देखो भी आई लिया, उसके बाद मे चेंज हो जाता है अभी माइट में। मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट में चेंज हो जाएगा। आई माइट अचीव रिमार्केबल सक्सेस इन माई न्यू फर्नीचर। तो भाई ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो भी फादर विश्ड मी दैट यू को चेंज ही नहीं करा अभी, यू सेकंड पर्सन है ना, यू चेंज आई में हो जाएगा, तो ये गलत हो गया अभी। ठीक है, बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है अभी, करो मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी। मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है द रेकलेस ड्राइवर इज फुली लाइबल डैश ऑल द डैमेज केस्ड टू द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। बताओ भी द रेकलेस ड्राइवर इज फुली लाइबल डैश ऑल द डैमेज केस्ड टू द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। लापरवाह चालक सरकारी संपत्ति को हुए सभी नुकसान के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी यानी कि जिम्मेदार है। देखो भी अगर आपको वर्ड मिल जाए ना लाइबल वर्ड, ठीक है भाई, लाइबल वर्ड, लाइबल के साथ फोर प्रेपो का यूज होगा भी। फोर प्रेपो का यूज कब होगा? जब किसी नुकसान, ठीक है, जब किसी नुकसान कार्य या भुगतान के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी हो, कानूनी रूप से उत्तरदायी होना, ठीक है, यानी जिम्मेदार होना, ठीक है, जवाबदेह होना, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे भी? लाइबल फोर प्रेपो का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है लापरवाह चालक सरकारी संपत्ति को हुए सभी नुकसान के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी माना गया है, तो इसका क्या आएगा भी? लाइबल के साथ में फोर प्रेपो का यूज करेंगे। एक होता है भी लाइबल टू, ठीक है, एक होता है क्या फ्रेंड्स? लाइबल टू। भाई नोट करते हुए चलना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कब यूज होगा भाई? ये तब यूज होगा जब किसी स्थिति के प्रति प्रवृत्त होना या किसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना, ठीक है, किसी स्थिति, लिखेंगे साथ में, याद रखना, किसी स्थिति के प्रति, ठीक है, या किसी अधिकारी के प्रति, या किसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना, ठीक है, तब क्या यूज होगा फ्रेंड्स? तब हम यूज करेंगे अपना लाइबल टू का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है अभी, जो है नुकसान हुआ है ना, किसी जो है जो कोई ये क्या था यहाँ पर गिवन था लापरवाह चालक सरकारी संपत्ति के लिए नुकसान, है ना, सरकारी संपत्ति के लिए नुकसान हुआ है, किसी कार्य का भुगतान हुआ और कानूनी रूप से जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो, ठीक है, तो तब वहां पर क्या होगा भाई? लाइबल फोर होगा। लेकिन यहाँ पर गिवन है भी किसी स्थिति के प्रति या किसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना, तब क्या यूज होगा? लाइबल टू का यूज करेंगे। तो यहाँ करेक्ट क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। क्वेश्चन नंबर 22 है अभी, बताएं प्रीपोजिशन फिल करनी है अभी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन है ए सडन वोलेंट क्लैश ब्रोक डैश बिटवीन टू राइवल फैक्शंस नियर द मार्केट प्लेस। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या होगा? बाजार के पास दो प्रतिद्वंदी गुटों के बीच अचानक हिंसक झड़प भड़क उठी। बताओ भी क्या होगा? देखो भाई यहाँ गिवन है ब्रोक। भाई ब्रोक से रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रीपोजिशन बताऊंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लेना। एक तो होता है फ्रेंड्स ब्रेक आउट, ठीक है, ब्रेक आउट। इसका यूज कब होता है? जब कोई युद्ध, आग, दंगा, बीमारी आदि आदि में अचानक से भड़कना या फैलना, ठीक है, नोट डाउन करेंगे, किसी युद्ध, आग, दंगा, ठीक है, बीमारी आदि का अचानक भड़कना, आदि का अचानक भड़कना या एकदम से फैलना, ठीक है, तब किसका यूज होगा फ्रेंड्स? हम ब्रेक आउट का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो भी युद्ध हो रहा है ना, प्रतिद्वंदी गुटों के बीच अचानक से हिंसक हो गई, है ना, लड़ाई होगी, अचानक से झड़प जो थी वो एकदम से भड़क उठी, तो यहाँ पर क्या यूज होगा फ्रेंड्स? ब्रेक आउट का यूज करेंगे। ठीक है, ब्रेक आउट का यूज होगा। नेक्स्ट देखो भी एक होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है फ्रेंड्स? ब्रेक डाउन। इसका मतलब क्या होता है? ये कब यूज होता है? किसी मशीन या वाहन का खराब हो जाना, ठीक है, या रो पड़ना, तब क्या होगा भी? ब्रेक डाउन का यूज करेंगे। किसी मशीन या वाहन का खराब हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है, या फिर क्या होता है भी? रो पड़ना, रो पड़ना। उस केस में हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? ब्रेक डाउन का यूज करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये ब्रेक से रिलेटेड कुछ प्रीपोजिशन पूछी जाती हैं, तो इनको जो है नोट डाउन करना, ठीक है, और रिवीजन करना। एक होती भी ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का कब यूज होता है? जबरन या चोरी की नीयत से घुसना, बहुत बार करवाया भी ये, ठीक है, जबरन या चोरी की नीयत से किसी के घर, भवन, कहीं पे भी, ठीक है, चोरी की नीयत से घुसना, ठीक है, नीयत से घुसना। कब तब क्या यूज करेंगे भी? ब्रेक इनटू का यूज होगा। एक होता है फ्रेंड्स ब्रेक थ्रो। क्या होता है भी? ब्रेक थ्रो। ये बताएं भी ये कब यूज होगा? ये कब यूज होगा भी? बाधा पार करके सफलता पाना, ठीक है, कोई बाधा को पार करके सफलता पाना, ठीक है फ्रेंड्स, सफलता पाना,
तब क्या यूज़ होगा भाई, ब्रेक थ्रू का हम यूज़ करेंगे। तो भाई ये जो है ना ब्रेक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी प्रीपोजिशन है, इनको एक बार जो है अच्छे से इनका रिवीजन करना और टिप्स पे होनी चाहिए भी, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा भी, ब्रोक आउट आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है भाई, 23 कहता है द प्रोजेक्ट प्रपोजल इज डैश इनोवेटिव बट इट इज आल्सो एक्सेप्शनली इकोनॉमिकली। बताएं भी क्या होगा इसका राइट आंसर। द प्रोजेक्ट प्रपोजल इज डैश इनोवेटिव बट इट इज आल्सो एक्सेप्शनली इकोनॉमिकली। देखो भाई आपको ना यहाँ पर दिखा बट आल्सो, है ना भाई, जो है ना अपना नरेशन के बाद हम अपना आर्टिकल चैप्टर करेंगे, आर्टिकल के बाद हम अपना कंजक्शन ही करेंगे, उसमें आपको सारी कंजक्शन करवाई जाएंगी भी। देखो बट आल्सो का यूज किसके साथ होता है अभी, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, नॉट ओनली बट आल्सो। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, नॉट ओनली आएगा। नॉट ओनली बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो भाई आइदर का साथ और का यूज होता है, नाइदर के साथ में नोर का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अभी 24 गिवन है, वॉक केयरफुली अक्रॉस द स्लिपरी वुडन ब्रिज डैश यू शुड लूज योर बैलेंस एंड फॉल। बताएं भाई, वॉक केयरफुली अक्रॉस द स्लिपेरी वुडन ब्रिज डैश यू शुड लॉस यूर बैलेंस एंड फॉल। देखो भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया। यहाँ देखो भी क्या गिवन है, ब्लैंक के बाद शुड प्लस V1 गिवन है, शुड प्लस V1 गिवन है, इसके साथ कौन सी कंजक्शन यूज होती है भाई, ऑप्शन में गिवन है लेस्ट। तो भाई लेस्ट वाला रूल सभी स्टूडेंट का बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड प्लस V1 का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, लेस्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। इसका मीनिंग क्या होता है अभी लेस्ट का, लेस्ट का मीनिंग ही यही होता है कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि, ठीक है। तो यहाँ देखो भी क्या गिवन था, फिसलन भरे लकड़ी के पुल पर सावधानी से चले, कहीं ऐसा न हो कि आप अपना संतुलन खो दें और गिर जाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 25, ठीक है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे भाई, ठीक है, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप सबको आज की क्लास कैसी लगी, आई होप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल नरेशन चैप्टर के साथ।